नमस्कार दोस्तों। बिहार के राजनीतिक समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वीआईपी पार्टी वाले मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। दोस्तों, एक तरफ तो एनडीए अभी तक अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाया है, ये क्लियर ही नहीं कर पाया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे भी या फिर नहीं। और दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए के से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरीके से लीड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब भाजपा अपनी पूरी पलटन के साथ बिहार चुनावी मैदान में उतरी हुई है, क्या आरएसएस, क्या विधायक, क्या सांसद सब बिहार में डेरा डाले हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब कहा जा रहा है कि यह महागठबंधन के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। केपी मलिक सर से समझेंगे कि वो क्या मानते हैं। सर, क्या कहेंगे? महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर नाम सामने ला दिया है, सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ये क्या बिहार का चुनावी रिजल्ट पलट या फिर बदल सकता है क्या? धन्यवाद प्रज्ञा जी। देखिए, हटेगा ही नहीं, ये बहुत सारी चीजें करेगा। आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले जब आपके साथ डिबेट किया था तो हमने कहा था कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने एक माहौल बिहार में बनाया था और उसके बाद वो गायब हो गए हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक थोड़ी शांति या थोड़ी टूट नजर आ रही थी और लोग अपने अपने तरीके से टिकटों की घोषणा अलग अलग दल कर रहे थे। हमें लगता था कि कहीं ना कहीं संवादहीनता है, और राहुल गांधी बीच में विदेश चले गए तो लगने लगा था कि ये लोग ठंडे पड़ गए हैं और उधर एनडीए अपना शाम धाम दंड भेद में लगी हुई है नीतीश को घेरने में। तो हमें लगा था कि गठबंधन जैसे सो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आके वापस सबको फोन किए और सबसे बातचीत करने के बाद में उन्होंने अशोक गहलोत जी को वहां पे भेजा और आज सारी तस्वीर साफ हुई है। इससे क्लियर हो गया है कि महागठबंधन फिर फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है और अब उधर सत्ते में आ गया है एनडीए पार्टी के लोग, और एनडीए पार्टी के जितने समर्थक दल हैं सब सत्ते में हैं। दूसरी चीज ये है कि कल शाम को हमें खबर आ गई थी कि राहुल गांधी ने सबसे बात की है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे पे जेडीयू के साथ आरजेडी के साथ तल्खी एक नजर आ रही थी, लेकिन उसमें फिर एकाएक ये हुआ कि वहां के कुछ जिला अध्यक्षों ने संपर्क किया राहुल गांधी से, राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी, कुछ सबूत भी दिए, और उसमें यह हुआ कि कई सारे ऐसे लोग थे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के जो प्लांट कर दिए गए थे और इनके कुछ लोग बिक गए थे, पैसे का लेन देन हुआ। जो 10 दिन पहले दूसरे दलों में थे, भाजपा में थे, उनको टिकट दे दिया गया। तो इससे भी एक दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर आया, क्योंकि ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस का जो एक नेटवर्क है, कांग्रेस का जो एक अपना ये कहिए स्टेट का एक नेताओं का जमघट होना चाहिए, वो कांग्रेस के पास ना उत्तर प्रदेश में है और ना बिहार में है। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, आज एक बहुत अच्छा नेटवर्क कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस में या तो नीचे के लेवल के लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और या फिर टॉप लीडरशिप है, बीच की लीडरशिप गायब है। कुछ लोग बैठे हैं खूंटा गाड़े, वो खाली करने को राजी नहीं है। इससे जो नीचे वाला कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं वो सख्ते में है, परेशान है। इसके कांग्रेस के आज भी फॉलोअरों की कमी नहीं होगी। आप तो तमाम फील्ड में घूमते हैं, अगर किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी चौपाल पे जाएंगे, जो वहां 2 कट्टर कांग्रेसी आपको मिल जाएंगे जो इतने सालों से हिल नहीं रहे हैं। 2 दशक 3 दशक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी ऐसे कार्यकर्ता मिलना, ऐसे लोग मिलना, ऐसे समर्थक मिलना कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात है। लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही, उनकी बात यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही। तो धरातल तक जो चीज पहुंचे, क्योंकि आप ये भी देखें कि राहुल जहां जाते वहां माहौल बनता है। एक तो ये विषय है। दूसरा क्या था कि कहीं ना कहीं लगता था कि तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए हैं जी। तो तेजस्वी यादव को एक
अच्छा सहारा मिला और तेजस्वी यादव को एक कदम आगे बढ़ के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, और अशोक गहलोत और बाकी सब सात दलों ने बैठ के जो अपनी मंत्रणा की है और कहा है कि भाई हम डिप्टी सीएम वो जो सैनी साहब हैं उनको घोषित किया, और एक कहा कि पिछड़े और ओबीसी वर्ग का या दलित वर्ग का एक और डिप्टी सीएम परिस्थिति जन्य हिसाब से उस समय बनाया जाएगा। तो एक ये बढ़िया माहौल करेगा और इससे कम से कम एक नई ऊर्जा का संचार महागठबंधन में बिहार में हुआ है। और सर, उसी से लेकिन ये कहीं पहली बार देखने को मिला है कि किसी महागठबंधन ने डिप्टी सीएम तक का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मतलब ये बहुत अलग चीज देखने को मिली। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कही जा रही थी कि महागठबंधन में है और बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा कुछ दिखाई लग रहा था कि शाम होते होते शायद ये गठबंधन टूट भी जाए। लेकिन जब क्लैरिटी देखने के लिए तमाम पत्रकारों ने ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो सब मतलब एकदम शीशे की तरह साफ दिख गया कि डिप्टी सीएम होंगे तो मुकेश सहनी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे, और भी हम एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, वो भी दलित पिछड़े समाज से बनाएंगे। तो ये क्लैरिटी क्या है? और जो एनडीए में अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, नीतीश कुमार का नाम क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, ये क्यों नहीं हो पा रहा है सर? इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें एनडीए के सीएम पद के दावेदार की आप बात करें, वो तो नीतीश कुमार जी को उद्धव ठाकरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं या शिंदे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार का। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि महाराष्ट्र में और बिहार में बहुत फर्क है। यहाँ का जो वोटर है, यहाँ के जो नेता है बहुत जागरूक हैं, और नीतीश कुमार के साथ टक्कर है। वो कोई शिंदे या उद्धव ठाकरे नहीं है जो 9 सिक्के हैं राजनीति के। 50 इनके चाणक्य मरेंगे तब एक नीतीश कुमार पैदा होता है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी कहा है कि नीतीश कुमार मरते मर जाएंगे, चाहे उन्हें राजनीतिक आत्महत्या करनी पड़े। वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री घुसने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर वह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में घुस गई तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार को अगर इस तरह की परिस्थितियां नजर आएंगी कि वो फंस गए हैं और वो नहीं बन रहे हैं, देखिए वो इसलिए चुप है कि अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और भाजपा की मजबूरी है उनको मुख्यमंत्री बनाना, तो वो चुपचाप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं भारतीय जनता पार्टी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है, तो इन परिस्थितियों में उनको नीतीश कुमार को तेजस्वी के पास जाने में कतई देर नहीं लगेगी, और ना वो बहुत ज्यादा सोचना समझना करेंगे इस विषय में। वो तत्काल तेजस्वी यादव के पाले में जाके खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं उनकी राजनीति को जानता हूं। एनडीए को यही कहीं ना कहीं खतरा है। एनडीए नहीं चाहती है कि अभी से वो नीतीश कुमार का नाम घोषित कर दे और कल को उनको बनाना उनकी मजबूरी हो जाए। अभी भी तो यही है ना भाई, आज भी नीतीश कुमार की सीटें तो कम है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए ज्यादा सीट लड़ी है और इसीलिए कम सीट दी है जेडीयू को, कि कल को इनको कंट्रोल किया जा सके और नीतीश कुमार को सिर पर ना बिठाना पड़े मुख्यमंत्री बना के। ये कोशिश एनडीए के में भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अपना सीएम बनाना चाहती है और नीतीश कुमार ये होने नहीं देंगे। ये जो उठापटक चल रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा है एनडीए। एनडीए ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात है? तो सबको दिख रहा है, सबको पता है, और नीतीश कुमार की कितनी चल रही है ये भी सबको दिख रहा है। नीतीश कुमार तो कहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये कहा जा सकता है क्या केपी मलिक सर की जो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया तेजस्वी यादव को, तो ये एनडीए के ऊपर भी एक दबाव वाला फेज आ गया है कि अब आपको भी घोषित करना पड़ेगा, किसी ना किसी को अब आपको भी सामने आकर करना पड़ेगा, और ये दबाव क्या एक तरीके से बिहार के जो राजनीतिक माहौल है उसमें और आग लगाएगा? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। अगर आपने देखा हो, अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि भाई हमने तो अपना सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया है। अब एनडीए भी बताया उनका कौन है सीएम पद का दावेदार। तेजस्वी ने भी कहा है, और ये राज्य की जनता भी पूछेगी कि भाई ठीक है, महागठबंधन तो कह रहा है कि तेजस्वी यादव बनेगा, तो क्या अगर हम एनडीए को वोट देते हैं तो नीतीश कुमार जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। इससे एनडीए को नुकसान होगा। जो नीतीश कुमार का फॉलोअर होगा
और उसको अगर ये मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार को ये लोग नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी डमी को यहाँ सीएम बनाएगी, तो ऐसे में जो उनके फॉलोअर हैं वो आरजेडी में भाग जाएंगे। तो ये खतरा भी एनडीए को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब ये फंस गए हैं, अब ये इस तरह से फंस गए हैं कि तेजस्वी यादव ने इनको फंसा दिया है कि या तो ये नीतीश कुमार को घोषित करें, और अगर घोषित नहीं करते तो इनका बड़ा नुकसान आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जो मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है कि ये डिप्टी सीएम होंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या एक तरह की जातीय गोलबंदी करने की कोशिश की गई है? क्योंकि एक तरह का प्रोपेगेंडा या फिर एक तरह की बात जो चलती है बिहार में, कहा जाता है यादव जी की सरकार आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, गुंडाई हो जाएगी, और ये एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है क्या कि ये सिर्फ यादव जी की सरकार नहीं है, इसमें मुकेश सहनी भी हैं और साथ साथ और भी कोई दलित पिछड़ा भी डिप्टी सीएम होगा? तो क्या जातीय गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये जातीय गोलबंदी काम आएगी? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, बिना जातीय गोलबंदी के कोई भी चुनाव होता नहीं है और हाँ, कोई भी बिल्कुल सही इलेक्शन बात है। जीता जाता नहीं है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और ये चीज चाहे आरजेडी हो चाहे महागठबंधन हो, सब ये लोग जानते हैं कि इसके बिना काम चलेगा नहीं। इसीलिए जातियों को, जातीय समीकरण को साधने के लिए ये फॉर्मूला लागू किया गया है। अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती तो आज उनको डिप्टी सीएम घोषित नहीं करते। और एक यहां तक कहना कि जो एक और डिप्टी सीएम बनेगा वो भी पिछड़ा होगा, तो ये जताता है कि तमाम जातियों का गठबंधन बनाने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2 और डिप्टी सीएम साथ में चलेंगे, और मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो तक होगा, वो चर्चा बाहर नहीं आई है, लेकिन मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो तक होगा वो भी जातीय समीकरण के अनुसार होगा। तो अब ऐसे में ये आरोप लगा देना कि ये तो यादवों की पार्टी है, ये तो सिर्फ यादव को देखती है, उस तरह का आरोप लगाना मुश्किल हो जाएगा। उस आरोप को खत्म करने के लिए इस प्रकार का निर्णय तेजस्वी यादव ने और बाकी लोगों ने मिलकर लिया है। इसका निश्चित तौर पे एक दबाव कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर पड़ेगा, और जिस प्रकार से समय कम है उसमें घिरता हुआ मुझे खाली एनडीए नहीं, मुझे पीके भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पीके ने जिस प्रकार से माहौल बनाया था और अगड़ी जाति के लोगों में उन्होंने एक स्थान अपना बनाया था, वो भी कहीं ना कहीं इससे घबराहट में है, क्योंकि ये नैरेटिव इस तरह का बन गया है कि अगड़ा जो है वो पीके के और भाजपा के साथ है, और पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समाज जो है वो इकट्ठा होकर तेजस्वी यादव के पीछे आ गया है, जो बड़ी मात्रा में है। ये वर्ग वहां बड़ी मात्रा में है, तो पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। इसी की घबराहट एनडीए के खेमे में दिखाई दे रही है। अब एनडीए इस ब्रह्मास्त्र का जवाब कैसे देता है, एनडीए इसकी काट कैसे ढूंढता है, वो अगले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। अच्छा, इससे पहले कहा जा रहा था कि बिहार में विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है वो कमजोर है, वो हल्का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक के बाद जो मास्टर स्ट्रोक्स चलने शुरू किए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले जो जीविका दीदियों को 32,000 रुपए देने का वादा किया पर मंथ सैलरी के रूप में, और दूसरा ये जो फिर महागठबंधन का सारा क्लैरिफिकेशन सामने आ गया कि भाई हमने तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, आप अपना देखिए। तो ये सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा, ये कभी भी हमने ये नहीं कहा कि महागठबंधन कमजोर पड़ गया है। महागठबंधन बीच में कमजोर दिखाई दिया था, तेजस्वी यादव कभी कमजोर नहीं पड़े हैं। संवाद की कमी तेजस्वी, है और गठबंधन जी टूट जी, सकता है, ये तमाम चर्चाएं चल रही थी। वो महागठबंधन में चली थी, लेकिन उससे तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे या तेजस्वी यादव पे कोई बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा हमें नहीं, ना पहले लगता था ना आज लगता है। तेजस्वी यादव इनके एक एक ब्रह्मास्त्र का जवाब दे रहे हैं। अगर आप पहले देखेंगे जिस प्रकार से इन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे थे, उसका जवाब अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने दिया है, और एक बड़ा जवाब दिया है जिससे वो सकते में है। दूसरा, जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो वो नौकरी का पासा उन्होंने ऐसे ही नहीं फेंक दिया था, उन्होंने उसको करके दिखाया है। जब वो चंद दिनों के लिए डिप्टी सीएम बने थे तो उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां दी थी और ईमानदारी से उस पर अमल किया था, अपने जो घोषणा उन्होंने की थी। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास वहां की जनता पे है। आज जो तेजस्वी यादव ने घोषणा की है, तमाम जो जीविका दीदी हैं उनकी सैलरी करेंगे, और जो कच्चे लोग हैं उनको पक्का करेंगे,
और हम दूसरी चीजें करेंगे, तो लोग एक विश्वास करके उन पे चल रहे हैं। तो एनडीए में जो चीजें कोई भी, चाहे वो मंत्री बोल रहा हो, चाहे कोई अमित शाह बोल रहे हो, चाहे दूसरे लोग बोल रहे हो, वो जनता को एक जुमला ज्यादा लगता है। क्योंकि जहां भी पिछले स्टेट में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वहां वो जितने उनके नारे थे, जितने उनके वायदे थे, वो सब जो है हवा हवाई हो गए और सब जुमले साबित हुए हैं। आप दिल्ली ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए। अब दिल्ली में आप बात कर रहे थे कि भाई हम सबको जो है पेंशन देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे। जो महिलाओं को केजरीवाल के समय से कुछ पेंशन मिल रही थी, वही रुक गई है। बिजली के बिल पर संकट आ गया, जो फ्री बिजली मिल रही थी, जो फ्री पानी मिल रहा था, उस पर संकट खड़ा हो गया है। सड़कों का बुरा हाल है, पोल्यूशन का आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बहुत दबाव में है, क्योंकि जनता इनके वायदों पे विश्वास नहीं कर रही है, तो इनके वायदों को जुमला समझ रही है। जबकि तेजस्वी यादव के साथ ऐसी चीज नहीं है, वो तथ्यों के आधार पे बातें कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पे चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनता उनके साथ ज्यादा है। और देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, जो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो और चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, उसका जो युवा है, उसका झुकाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ है। और कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा बिहार में चल रही है कि पीके भले ही कुछ कहते हो, उनमें आज भी ये तस्वीर साफ करने में वो कामयाब नहीं हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पीके इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या उसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच क्यों नहीं कर रही है? अगर यही चीज कोई दूसरा दल कर रहा होता तो अभी उसके यहाँ धड़ाधड़ छापे शुरू हो जाते। तो पीके के साथ इस प्रकार की जांच क्यों नहीं हो रही है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोगों में एक शंका है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एक उन्हीं के दूत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान साफ करने का काम कर रहे हैं। और ये अगर लेकिन कुछ वो तो सीटें भाजपा जीतते हैं, नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो तो एकदम धागे खोल दे रहे हैं। देखिए ये तो होता ही, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप तो भाजपा की बी टीम घोषित अपने आप ही हो जाएंगे। अभी तो लोग कह रहे हैं, ये तो आपको नूरा कुश्ती अच्छा, करनी ही मलिक सर, पड़ेगी। एक बात बताइएगा कि अब लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, अशोक गहलोत भी जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर के साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या अब एक दबाव बनेगा भाजपा के ऊपर, अब एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एनडीए की देखेंगे और देखेंगे जिसमें नीतीश कुमार बीच में बैठे होंगे, कहा जाएगा कि ये होंगे आपके अगले मुख्यमंत्री? होगा ऐसा दबाव भाजपा पर? नहीं प्रज्ञा जी, देखिए इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम बिहार में कर रही है, तो मुझे संभावना इस बात की कम लगती है। हालांकि हो अच्छा। सकता है कि दबाव में आ जाए भारतीय जनता पार्टी और इस तरह से कर दे, क्योंकि नाटक और जुमलेबाजी में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि नीतीश के अलावा तमाम लोग उनके साथ हैं। अब आप ये देखिए, संजय झा और लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, खुलेआम है वो, इसमें कोई संशय या कहने वाली बात नहीं है। तो बोला है खाली तेजस्वी नीतीश यादव कुमार ही ने उनके कि साथ कुछ नहीं है। नेता हैं, जब जी, बात आएगी पार्टी तोड़ने की तो कुछ नेता हैं जो भाजपा का साथ देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मेरी पार्टी टूटी हुई है, इसीलिए वो चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार की कुर्सी जो है उसमें दीमक लग चुकी है, वो कुर्सी खत्म है। वो जरा से भी हिलर डुलेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो कुर्सी गिर जाएगी, टूटी हुई कुर्सी है। तो इसलिए वो अच्छा, चुपचाप बैठे केपी हुए मलिक सर, इंतजार कर रहे हैं। आज आज की तारीख में राजनीतिक ग्राउंड में केपी मलिक सर को कौन भारी मालूम पड़ रहा है? नहीं देखिए, आज जो राजनीतिक समीकरण बने हैं बिहार में, उसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। और एक महानायक के रूप में मैं तेजस्वी यादव को देख रहा हूं, क्योंकि एनडीए में अगर आप एक एक व्याख्या करेंगे एक एक नेता की, और सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े जो जिसको महान नेता आप कहिए, नीतीश कुमार खुद सत्ते में है, नीतीश कुमार खुद कोने में लगे हुए हैं। अब नीतीश कुमार से बड़ा नेता तो कोई मुझे एनडीए में दिखाई दे नहीं रहा है। आप बताइए एक नेता जिस तरह से आप कह दें कि भाई ये एक ऐसा नेता है कि इसके नाम पे एनडीए को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम आप बताइए जो जो लगे कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका असर है। क्या गिरिराज सिंह के नाम पे वहां पे 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ दबदबा हासिल हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता इस प्रकार का नहीं है।
और दूसरी चीज ये है, आपको देखनी होगी कि नीतीश कुमार के बलबूते भारतीय जनता पार्टी मजबूती हासिल कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर डरी हुई है कि अगर श्रेय कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिल गया तो हमें मजबूरी में फिर इनको सीएम बनाना पड़ेगा। और ये अगर सीएम बन गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल की तरह कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए तरीका यही है कि चुपचाप हम अपना शाम दाम दंड भेद करें और अपने किसी डमी सीएम को बिठा दें। ये भाजपा की सोच है, ये भाजपा का मानना है, ये भाजपा की कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में वो कितना कामयाब हो पाएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मुझे महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और इसमें मुझे कोई संशय या दो राय नजर नहीं आ रही है कि अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ओर जा रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, और बिहार की एक भी खबर आपसे छूटने ना पाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।